हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सिविक्स बुक ग्रेड 9 से। इस चैप्टर की शुरुआत इसके ओवरव्यू से कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर 1 में जो था उसमें हमने ये देखा कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर ना तो ये जरूरी है और ना ही पॉसिबल है लोगों के लिए कि वो डायरेक्टली गवर्न कर। सबसे कॉमन फॉर्म जो डेमोक्रेसी की है हमारे टाइम में वो ये है कि लोग गवर्न तो कर रहे हैं पर किसके माध्यम से? रिप्रेजेंटेटिव्स के। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। शुरुआत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं और इनके डेमोक्रेसी में क्या फायदे हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है पार्टीज के बीच में, कि कैसे वो लोगों तक सेवा कर पाए या उनको सर्व करने के लिए कैसे आपस में पार्टीज के बीच में कंपटीशन चलता है। फिर इसके बाद सवाल उठता है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं। यहाँ मेन पर्पस जो है वो ये है कि इन सबको समझने के बाद हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच में फर्क कर पाए। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जैसे इलेक्शंस इंडिया में होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे इस कंपैरिजन के माध्यम से। साथ ही साथ हर एक स्टेट जो इलेक्शन की है उसको देखेंगे, कैसे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज निर्धारित करी जाती हैं, फिर फाइनली रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। हर स्टेज पे हमारा सवाल होगा कि क्या होता है और क्या होना चाहिए इलेक्शंस के अंदर। चैप्टर के एंड में हम एक तरह से असेसमेंट करेंगे कि क्या इलेक्शंस जो इंडिया में होते हैं वो फ्री हैं, फेयर हैं, और जो रोल है इलेक्शन कमीशन का फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे। तो शुरुआत हमारी सबसे पहले टॉपिक से हो रही है कि इलेक्शंस क्यों। असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में हुए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आधी रात के बाद का वक्त है। कुछ एक्सपेक्टेड भीड़ जो है वो पिछले 5 घंटे से जो टाउन है उसके चौक पर बैठी हुई है, अपने लीडर के आने का इंतजार कर रही है। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं अश्योर कर रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं बार बार भीड़ को कि वो कभी भी किसी भी क्षण आ सकते हैं। जो भीड़ है जब भी कोई व्हीकल वहां से गुजरती है या एकदम से रास्ते से पास होती है तो भीड़ एकदम से खड़ी हो जाती है, शायद इस उम्मीद से कि वो आ गए। लीडर कौन है? लीडर है मिस्टर देवीलाल, जो कि चीफ थे हरियाणा संघर्ष समिति के, और उन्हें जो है मीटिंग एड्रेस करनी थी करनाल में थर्सडे नाइट। उनकी उम्र जो है वो 76 ईयर्स थी। बहुत ही बिजी आदमी है आजकल, और उनका जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे जाकर खत्म होता है। अभी तक 9 इलेक्शन मीटिंग्स जो है वो सुबह से कर चुके हैं, और लगातार पब्लिक मीटिंग्स करने की वजह से पिछले 23 महीनों से वो क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वो इलेक्शंस की तैयारी कर सके। तो अभी आपने जो पढ़ा वो एक तरह से न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में 1987 में हुए थे उनके बारे में। उस समय जो स्टेट थी उसमें कांग्रेस पार्टी का रूल था 1982 तक। चौधरी देवीलाल ऑपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे कहा न्याय युद्ध, यानी स्ट्रगल जस्टिस के लिए, और एक नई पार्टी बना ली लोक दल। उनकी पार्टी ने जो है और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन किया ताकि एक फ्रंट बना सके कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन के दौरान देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जो है इलेक्शंस जीतती है तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो जितने भी किसान या छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लोन्स को माफ कर देगी। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो है इनकी गवर्नमेंट का पहला एक्शन। अब जो लोग थे उस जगह के वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नाखुश थे, वो देवीलाल के प्रॉमिस से काफी ज्यादा आकर्षित हुए। तो जब इलेक्शंस हुए उन्होंने खूब जी भर के, जैसे कहते हैं ना, खुलकर वोट किया लोक दल और उनके एलाइज को। अब लोक दल और उनके पार्टनर्स ने 90 में से 76 सीट से जीती स्टेट असेंबली में। लोक दल अकेला जो था जिसने 60 सीट्स जीती और उनको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई असेंबली के अंदर। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। अब जब एक बार इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है अनाउंस हो गए तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनने रिजाइन दे दिया। अब नए इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के थे यानी लोक दल के, उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। गवर्नर ने देवीलाल को इनवाइट किया कि वो नए चीफ मिनिस्टर बने। 3 दिन के बाद इलेक्शन रिजल्ट के जब डिक्लेयर हो गए हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए।
जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनकी गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इशू किया, जिसमें उन्होंने जो भी बकाया कर था छोटे छोटे किसानों का, एग्रीकल्चर लेबरर्स का या छोटे छोटे बिजनेसमैन का, उन सबको खत्म कर दिया, एक तरह से माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने उस स्टेट में 4 साल तक रूल किया। अब नेक्स्ट इलेक्शन जो हुए वो 1991 में हुआ, लेकिन इस बार उनकी पार्टी जो है पॉपुलर सपोर्ट नहीं हासिल कर पाई। कांग्रेस ने इलेक्शन जीते और फिर से दोबारा गवर्नमेंट बना ली। जगदीप और नवप्रीत ने जब ये स्टोरी पढ़ी तो वो कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे। अब आपको इसको पढ़कर ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर आपके अकॉर्डिंग जानकारी जो स्टोरी में दी है वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है कि उसको सही या गलत ठहराया जा सके। कि इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनको बदल सकते हैं। गवर्नमेंट ने इनवाइट किया देवीलाल को कि चीफ मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि वो उनके स्पीचेस से प्रभावित थी। लोग नाखुश थे हर एक रूलिंग पार्टी से और हमेशा अगले इलेक्शन में उसके खिलाफ वोट डालते हैं। जो पार्टी इलेक्शन जीत के आती है वो गवर्नमेंट बनाती है। इलेक्शन जो है उसमें उसी के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पे विकास हो गया हरियाणा के अंदर। जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी पार्टी के हारने के बाद भी रिजाइन करने की उनको जरूरत नहीं थी। तो ये आपको बताना है कि इसमें उनने जो सोचा है, निष्कर्ष निकाला है, कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब आता है कि हमें इलेक्शंस क्यों करवाने होते हैं, क्यों चाहिए हमें इलेक्शन। इलेक्शंस जो है रेगुलर तौर पे होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। 100 कंट्रीज से ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें इलेक्शंस होते हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्शंस जो है बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, इवन जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनके लिए भी। लेकिन हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? अब इस चीज को इमेजिन करो कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां इलेक्शंस नहीं होते। लोगों का जो रूल है वो पॉसिबल तभी है जब बिना इलेक्शंस के, मतलब लोग तभी रूल कर सकते हैं बिना इलेक्शंस के अगर सारे के सारे लोग जो हैं हर दिन साथ में बैठे और सबके सब मिलकर डिसीजन। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि एक बहुत बड़े समुदाय में ये पॉसिबल नहीं है। ना ये पॉसिबल है कि हर एक के पास इतना टाइम हो, इतनी नॉलेज हो कि वो सब मैटर्स पर डिसीजन ले पाए। तो ज्यादातर डेमोक्रेसीज में लोग जो है वो रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। अब क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक वे है, तरीका है कि हम बिना इलेक्शंस के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए? चलो एक कोई ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उनके एज और एक्सपीरियंस के आधार पर, या एक ऐसी जगह जहां उनको चुना जाता है उनकी शिक्षा और उनके ज्ञान के आधार पर। अब कुछ तो परेशानी आएगी ये डिसाइड करने में कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन ज्यादा ज्ञानी है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं कि लोग जो हैं इसके माध्यम से अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। तो क्या हम इस जगह को डेमोक्रेसी बुला सकते हैं? हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोगों को उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो पसंद भी हैं या नहीं? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वैसे ही रूल करेंगे जैसे लोगों की इच्छा है? इस चीज को कैसे श्योरिटी करेंगे कि हर एक वो जिनको पब्लिक पसंद नहीं करती वो रिप्रेजेंटेटिव्स ना बने रहे? इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चुन सकें और अगर चाहें तो उन्हें जो है बदला भी जा सके। यही मैकेनिज्म जो है इलेक्शन कहलाता है। इसीलिए इलेक्शंस को बहुत जरूरी माना जाता है हमारे समय किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। किसी भी इलेक्शन के अंदर जो वोटर्स होते हैं अब वो बहुत सारी चॉइसेस कर सकते हैं। वो ये चुन सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बनाए, वो ये सुन सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, यहाँ तक कि वो पार्टी चूज कर सकते हैं जिसकी पॉलिसीज जो हैं उनको गाइड करेगी, गवर्नमेंट को भी गाइड करेगी और लॉ मेकिंग में भी गाइड करेगी। फिर आता है टॉपिक कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं। इलेक्शंस को जो है कई तरीकों से करवाया जा सकता है। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो इलेक्शंस करवाती हैं, पर ज्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें भी कुछ तरीके के इलेक्शंस होते हैं। अब हम कैसे एक फर्क करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का किसी और इलेक्शन से, इसके बारे में हमने जो है सवाल पूछा था या डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे कंट्रीज के जहां पर इलेक्शंस तो होते हैं पर हम रियल में उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते।
तो एक बार जरा दोबारा उसको रिकॉल करते हैं जो हमने उस वक्त पढ़ा था, और एक छोटी सी सिंपल सी लिस्ट से शुरुआत करते हैं कि मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पहला, हर एक कोई जो है वो इस काबिल हो कि वो चुन सके। इसका मतलब हर एक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम चुन पाए। पार्टीज और कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्री होने चाहिए, इलेक्शन लड़ सकें और कुछ रियल चॉइसेस उनके सामने ऑफर करें ताकि वोटर्स उनमें से उनको चुन पाए। तीसरा, ये जो चॉइस है ये रेगुलर इंटरवल्स पर ऑफर करनी चाहिए। इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए पर कुछ सालों के बाद। फोर्थ है कि कैंडिडेट जो है वो लोगों द्वारा प्रेफर करना चाहिए कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो लोग चुनेंगे। पांचवा है, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर में कराने चाहिए ताकि लोग अपना जिसको उन्होंने वोट डाला है या जिसको वो चाहते हैं उसको वो चुन पाए। कहने को ये बहुत ही सिंपल और इजी कंडीशंस लगती हैं, पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये सब चीजें नहीं होती। हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम ये जो कंडीशंस हैं उन इलेक्शंस पर अप्लाई करेंगे जो हमारी खुद की कंट्री में होते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या हम इन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। फिर टॉपिक है कि क्या ये अच्छा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए। इलेक्शंस पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन है। ये कंपटीशन अलग अलग फॉर्म्स लेता है। सबसे ऑब्वियस फॉर्म है कि एक कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर ये कंपटीशन की शक्ल ले लेता है अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस कराने का फिर फायदा क्या है। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या अच्छा होता है? जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, यानी कहना चाहिए हम डिसएडवांटेजेस। एक जो समुदाय है या जो लोकेलिटी है, हर एक लोकेलिटी में वो एक तरह से जो एकता है उसको जो है खत्म करने की उसमें होड़ हो जाती है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो है शिकायत करते हैं कि हमारी लोकेलिटी में पार्टी पॉलिटिक्स बहुत है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स जो हैं यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। पार्टीज और कैंडिडेट्स जो हैं कई बार गलत तरीके अपनाते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेशर जो है इलेक्टोरल फाइट्स को जीतने का, इससे क्या होता है जो अच्छी सही लंबे समय तक चलने वाली नीतियां हैं वो लागू नहीं हो पाती। कुछ अच्छे लोग जो हैं वो ये विश करते हैं कि कंट्री की सेवा करें और इसी वजह से वो इस एरिया में एंटर ही नहीं करते। उनको जो है एक अनहेल्दी कंपटीशन में खींचा जाना अच्छा नहीं लगता। मतलब जो लोग वाकई में चाहते हैं कि हम कंट्री के लिए कुछ करें वो इस तरह के इलेक्शंस में नहीं पढ़ना चाहते। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो जो है इन सब समस्याओं से पूरी तरह से उनको पता था कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तब भी उन्होंने एक फ्री कंपटीशन को ऑप्ट किया इलेक्शंस में ताकि अपने भविष्य के लीडर को चुन पाए। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये सिस्टम जो है लॉन्ग रन में काफी सही तरीके से काम करेगा। एक आइडियल वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पता है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है और वो तभी मोटिवेट होते हैं जब उनमें ये इच्छा हो कि वो उनकी सेवा करें। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो जरूरी नहीं है इस आइडियल वर्ल्ड में, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स पूरी दुनिया में जैसे और बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, डिजायर होती है उनमें कि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाएं। वो पावर में रहना चाहते हैं, पावर चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं खुद के लिए। वो चाहते हैं कि वो लोगों के लिए सेवा करें, लेकिन बहुत रिस्की होता है कि पूरी तरीके से वो ड्यूटी पर ही अपने निर्भर करें। इसके अलावा जब वो उनकी एक इच्छा होती है कि वो लोगों की सेवा करें तो उनको ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, या हो सकता है उनके जो विचार हैं वो उनसे ना मेल खाए जो वाकई में पब्लिक चाहती है। तो अब ये जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है इससे कैसे निपटा जाए। एक तरीका है कि ट्राई करें, इम्प्रूव करें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज को, उनके कैरेक्टर को। दूसरा जो ज्यादा रियलिस्टिक तरीका है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को अवसर मिले कि वो जो है लोगों की सेवा करें। उसके लिए अगर उनको अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड दिया जाए और अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको उसके लिए पनिश किया जाए। पर अब ये कौन डिसाइड करेगा, रिवॉर्ड या पनिशमेंट को? तो इसका सिंपल आंसर है लोग। इसीलिए इलेक्टोरल कंपटीशन में ये होता है।
रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है उससे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स हो, पार्टीज हो, उनको एक इंसेंटिव मिलता है। वो उन्हें ये पता है कि अगर वो किसी मुद्दे को उठाएंगे जो लोग चाहते हैं कि उठाया जाए, तो उनकी पॉपुलैरिटी और उनके जो विक्ट्री के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। लेकिन अगर यहीं पर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गए अपने काम की वजह से, तो फिर वो अगली बार इलेक्शंस में नहीं जीत पाएंगे। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट होती है सिर्फ इस डिजायर से कि उसे पावर में रहना है, तब भी उसको मजबूरन जो है लोगों की सेवा करनी पड़े। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट काम करता है। अगर शॉपकीपर जो है अपने सिर्फ और अपने मुनाफे में इंटरेस्टेड है, तो उसको मजबूर होना होगा कि उसे अच्छी सर्विस देनी होगी कस्टमर्स को, तभी कस्टमर्स उसके पास आएंगे। अगर वो कस्टमर्स को नहीं सेटिस्फाई कर पाता है और कस्टमर्स किसी दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, तो उसको क्या फायदा होगा। सेम वे पॉलिटिकल कंपटीशन में डिविजन्स होते हैं, आपको उतना अच्छा नहीं लेगा, लेकिन फाइनली होता क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को फोर्स करता है कि वो लोगों को सर्व करें। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उनका सिस्टम कैसा है, वो करते हैं अपने अगले